Hi friends, this is Vasundhara from Capstone IAS Learning. Today we are going to cover the topic curative petition. This video consists of the concept, constitutional provisions, procedure, the landmark judgment of Rupa Hura versus Ashok Hura of 2002, and we'll just touch upon mercy petition. Now, why is curative petition in news in this year? 19 मार्च 2020 को पवन गुप्ता जो कि 2012 निर्भया गैंगरेप केस के कॉन्विक्ट थे ही फाइल्ड अ क्यूरेटिव पिटिशन और जस्टिस एनवी रमन्ना ने उसको रिजेक्ट कर दिया सेइंग दैट नो केस इज मेड आउट दैट मीन्स ये कोई केस नहीं बनता इसमें कोई स्पेसिफिक या सॉलिड ग्राउंड्स नहीं है ऑल्सो ऑन 20th February 2020 एसोसिएशन फॉर विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी ने एक क्यूरेटिव पिटिशन फाइल किया था और वो भी रिजेक्ट हो गया था तो इस साल ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है बेसिकली क्यूरेटिव पिटिशन होता क्या है इट इज़ द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिजॉर्ट आफ्टर अ रिव्यू प्लीज डिसमिस्ड तो जब आपकी रिव्यू पिटिशन डिसमिस हो जाती है उसके बाद अगर आपने कुछ कंसिडर करवाना है या आपको रिड्रेसल कराना है अपने ग्रीवेंस का कोई सोल्यूशन चाहिए अगर तो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिजॉर्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन यूज़ करते हैं बट ये पहले कहीं नहीं था या एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल ये कहीं पे मेंशन नहीं है बट इन अ लैंडमार्क जजमेंट इट वाज ओरिजिनेटेड 2002 की ये मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड की जजमेंट थी एक रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा 1984 में बेसिकली ये केस फाइल हुआ था गुजरात में बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट में 2002 में इसका डिसीजन आया तो इन्होंने डेवलप किया द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन द 5-judge constitutional bench was there they held that in order to rectify gross miscarriage of justice कि गड़बड़ हुई है कोर्ट से तो कोर्ट को ही इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा और रिव्यू पिटिशन तक भी ये रेक्टिफाई नहीं हो पाया है तो उसके बाद वी विल हैव टू लुक इनटू इट देन क्यूरेटिव पिटिशन वाज बॉर्न सिविल या क्रिमिनल नेचर की हो सकती है और होता कैसे है ये the petitioner has to establish that there was a genuine violation of principles of natural justice. तो jurisprudence करके एक सब्जेक्ट होता है लॉ का which is basically the study of law and origin of law. तो उसमें principles of natural justice होते हैं अगर उनका कोई ग्रॉस या जेन्युइन वायलेशन हुआ है ऑन द फेस ऑफ इट आपको दिख रहा है कि ये नेचुरल जस्टिस नहीं है या फेयर डिसीजन नहीं हुआ है ओनली देन यू कैन फाइल अ क्यूरेटिव पिटिशन Rule against bias is the first one, also known as nemo judex in causa sua. This is the Latin maxim. Rule against bias का मतलब होता है that you cannot be a judge in your own cause. या कोई भी जज या कोर्ट अगर आपके अगेंस्ट या फॉर बायस्ड है तो वो कभी भी फेयर डिसीजन नहीं दे सकता द सेकेंड वन इज राइट टू अ फेयर हियरिंग ऑल्सो नोन एज ऑडी ऑल्टरम पार्टम इसका भी यही मतलब है कि अगर फेयर हियरिंग नहीं हुई है दोनों साइड्स को ढंग से नहीं सुना गया है तो डिसीजन में गड़बड़ हो सकती है द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द क्यूरेटिव पिटिशन सो द मेन आर्टिकल जिससे ये पावर अपनी डिराइव करता है इज आर्टिकल 137 रिव्यू पिटिशन भी यहीं से अपनी पावर डिराइव करता है और स्पेशली और डिफरेंटली कुछ था नहीं अवेलेबल तो इसी से ही इसने अपनी पावर डिराइव की Basically, it says that the Supreme Court shall have the power to review any judgment pronounced or order made by it. कि कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट अगर दे चुका है उसके बावजूद वो रिव्यू पिटिशन भी देख सकता है उसका डिसीजन दे सकता है फिर भी उसके बाद भी अगर अग्रीव्ड पार्टी को लगता है कि डिसीजन ठीक नहीं है जस्टिस सर्व नहीं हुआ देन अगेन द सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू टेक अप क्यूरेटिव पिटिशंस that is derived by Article 137. So it has the substantive power to rectify or recall the order. और इसका बेसिस क्या है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि जस्टिस सबसे ऊपर है देयर इज नथिंग अबव जस्टिस अगर कोर्ट को लगता है कि उनसे कोई गलती या गड़बड़ हुई है तो वो भी अपने डिसीजन को रिवर्ट कर सकते हैं या रिकॉल कर सकते हैं सो रिकॉलिंग और रिव्यूइंग इज इट्स इन इट्स ओन ऑर्डर इज अ पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो क्लॉज सी ऑफ आर्टिकल 145 कहता है कि किन कंडीशंस में कोई भी जजमेंट रिव्यू होगी तो उसके लिए रूल्स फ्रेम कैसे होंगे
वो सब आर्टिकल 145 से आता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज आर्टिकल 142। ये क्या कहता है? दैट द सुप्रीम कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन में पास एनी डिक्री फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इज इन एनी कॉज और मैटर पेंडिंग बिफोर इट। तो अगर कोई भी मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है जिसमें उनको लगता है कि कंप्लीट जस्टिस अभी प्रोवाइड नहीं हुआ है या और पॉसिबिलिटी है, तो आर्टिकल 142 गिव्स द पावर टू डू दैट। द सुप्रीम कोर्ट कांट डिसरिगार्ड अ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। मतलब अगर कोई एग्जिस्टिंग लॉ है किसी चीज के लिए, तो वहां सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं दे सकती। दे हैव टू टेक केयर कि उस स्टैट्यूट का रिस्पेक्ट किया जाए। बट समटाइम्स देर आर कॉन्फ्लिक्ट्स। तो एक लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशन में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। सो द सुप्रीम कोर्ट डज द वर्क ऑफ आयनिंग आउट द क्रीजेस, कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या डिस्कॉर्ड है कहीं, तो उसको सॉल्व करने में। बट इट इज नॉट ओनली डिस्प्यूट सेटलिंग। सुप्रीम कोर्ट हैज अ लॉट मोर पावर्स एंड ड्यूटीज टू डू एज द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो सिर्फ डिस्प्यूट सेटलिंग या झगड़े सॉल्व करवाना उनका काम नहीं है। दे आर ऑल्सो अ लॉ मेकर एंड अ प्रॉब्लम सॉल्वर। नाउ लेट्स लुक एट द प्रोसीजर ऑफ क्यूरेटिव पिटिशन, कि कैसे फाइल की जा सकती है। द पिटिशनर हैज टू एस्टैब्लिश वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी बायस अगर है, रूल अगेंस्ट बायस है, या आपका राइट ऑफ फेयर हियरिंग नहीं मिल पाया है किसी को, तो होगा सेकंड केस में। और या एंड अगर कोई फैक्ट्स हैं जो नोटिस ऑफ द कोर्ट में नहीं लाए गए, या अगर लाए गए तो इग्नोर किए गए कोर्ट के द्वारा, तब यानी कि न्यू एविडेंस के केस में भी ये फाइल की जा सकती है। और ऐसे आप खुद से उठ के किसी दिन नहीं जा सकते कि आई वांट टू फाइल अ क्यूरेटिव पिटिशन, मेरी रिव्यू पिटिशन रिजेक्ट हो गई है। A senior advocate or an advocate on record of the Supreme Court, he needs to certify and attach all your previous, judgments and decrees. And then on substantial grounds, he has to find out and put in the curative petition. ऐसे आप खुद से randomly उठ के कभी भी नहीं कर पाएंगे ये। Also, three senior most judges of the Supreme Court, along with the judges who passed the judgment of the Supreme Court, और if the review petition अगर वो available हैं तीनों तो वही, नहीं तो तीन senior most judges जो हैं, they will see कि ये curative petition को सुनना है, admit करना है या नहीं, और अगर majority decision favor में आता है, only then it is admitted and then listened to in the court. इट इज नॉट गवर्न्ड बाय लिमिटेशंस एक्ट। मतलब इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, बट कोर्ट ने फिर भी कहा है कि रीजनेबल टाइम में होना चाहिए। रीजनेबल इज वेरी सब्जेक्टिव, हर केस बेसिस पे ये अलग अलग होगा। बट अगेन विद इन रीजनेबल टाइम इज अ वन स्टेटमेंट, कि अगर कोई रेप केस है तो उसमें रीजनेबल कुछ भी हो सकता है। somebody in a rape and murder like case can come after many years, तब भी कोर्ट उसको एडमिट कर लेता है। एक्सेप्शनल केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। Court reaffirms that litigants are barred from challenging the final decision. इसके बाद क्यूरेटिव पिटिशन के बाद जो भी डिसीजन आएगा उसको लिटिगेंट कहीं चैलेंज नहीं कर सकता, ये वो रिटन में लेते हैं क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करने से पहले। ऑल्सो द पिटिशनर एस्टैब्लिशेस कि जेन्युइन वायलेशन है। पिटिशनर ही करेगा, कोई और उसकी तरफ से कर सकता है, बट ही और शी हैज टू identify and point out that there's a genuine violation in the principles of natural justice. तो या कोई बायस प्रूव करे कि जज का किसी केस में या मैटर में बायस था, उसको प्रूवन तरीके से वो दिखा सकता है अगर, तो ही he can file a curative petition. Also, it is normally decided by judges in chamber. In chamber मतलब ये आपस में डिस्कशन में होता है. It is not an open court, but rarest of the rare cases और exceptional cases में open court hearing भी की जा सकती है. It is not a matter of right. हर कोई ऐसे उठ के curative petition नहीं फाइल कर सकता. Aggrieved parties को statutory right होता है अपील करने का, तो आर्टिकल 137 ये राइट देता है कि रिव्यू कर सके, बट ऑब्वियसली कोर्ट को किसी को प्रेजुडाइज नहीं करना है। सो लैटिन मैक्सिम दैट गवर्न्स दिस इज एक्टस क्यूरे नेमिनम ग्रेविबिट, व्हिच मींस द कोर्ट शैल प्रेजुडाइज नोबडी। किसी के अगेंस्ट या फॉर बायस नहीं होगा, और अगर कोर्ट ने कोई गलती की है सो दे विल डू जस्टिस एंड अनडू द रॉन्ग डन बाय देम। कि किस लिए है, बेसिस क्या था ये करने का?
so that the process of law is not abused और कोई भी lapse है existing judicial system में तो उसको ठीक किया जाए. Now we look at the Rupa Ashok Hura versus Ashok Hura judgment of 2002. इसमें फर्स्ट या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या अराइज हुआ था कि कोई भी अगर अग्रीव्ड पर्सन है और रिव्यू पिटिशन के डिसमिस होने के बाद भी ही फील्स कि जस्टिस नहीं है या रिलीफ नहीं मिला है तो वो आर्टिकल 32 के अंडर या अदरवाइज वो फिर से कुछ रिव्यू के लिए डाल सकता है. इज इट पॉसिबल और नॉट? सो बिकॉज आर्टिकल 32 वॉज इन्वोक्ड तो जुरिस्डिक्शन जो एपेक्स कोर्ट की आती है दे लुक्ड एट द रिट ऑफ सर्टियोराई कि वो इंफीरियर कोर्ट को सुपीरियर कोर्ट जब ऑर्डर देता है दैट वी वांट टू लुक इनटू और एग्जामिन अ केस दैट इज हेल्ड विद यू, बट कोऑर्डिनेट कोर्ट्स को या सुपीरियर कोर्ट्स को ये रिट ऑफ सर्टियोराई नहीं लगती है. सो हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो नॉट इंफीरियर इन आवर कंट्री जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है. तो हाई कोर्ट तक को सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 में नहीं कॉल फॉर कर सकता सर्टियोराई के अंडर, तो खुद के स्मॉलर बेंच को तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता. इसका मतलब ये है सो आर्टिकल 32 इज नॉट द करेक्ट वे टू डू इट. सो दैट इज वाई दे डेवलप्ड अ न्यू कॉन्सेप्ट कि क्यूरेटिव पिटिशन डालना चाहिए बिकॉज देर इज मैनिफेस्ट इलीगैलिटी एंड पैल्पेबल इनजस्टिस कि ग्रोस नेग्लिजेंस किसी केस में दिख रही है तो वहाँ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में they will go against the doctrine of stare decisis and the principles of finality and certainty. एक कोर्ट का या जजमेंट का या जजेस का जो भी डिसीजन होता है अगर वो बार बार उस पर रिवर्ट करेंगे या डिस्कशन करेंगे या चेंज करते रहेंगे डिसीजन को कि ट्रायल कोर्ट में कुछ और आया, हाई कोर्ट में कुछ और आया, सुप्रीम कोर्ट में कुछ और ही बोल दिया, तो जस्टिस की मौकरी बन जाएगी. जो आवाम है देश की वो कभी भी बिलीव नहीं करेगी जस्टिस सिस्टम में कि कुछ भी डिसीजन दे देते हैं, बड़ा ही रैंडम डिसीजन मेकिंग है या आर्बिट्रेरी है, कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो हो रहा. सो देन पीपल विल गेट फेड अप ऑफ द जुडिशियल सिस्टम. सो दे हैव टू अबाइड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीसेस की जो एक बार डिसाइड हो चुका है उससे स्टैंड बाय करना है. बट समटाइम्स देर इज मैनिफेस्ट इलीगैलिटी, इट इज वेरी वेरी क्लियर कि कुछ गड़बड़ हुई है, then they will go back on the finality of the judgment, then they can review and reconsider the judgment because there is nothing above justice. तो अगर कोई गलती भी हो गई है तो आपको क्योंकि अडिग रहना है अपने डिसीजन पे टिके रहना है इसीलिए आप जस्टिस नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. और इसको मिसयूज भी नहीं करना. क्यूरेटिव पिटिशन हो गया इसका मतलब ये नहीं है दैट हर कोई सेकेंड रिव्यू फाइल करने लग जाए आके, बट यू हैव एज अ मैटर ऑफ राइट और ऑल्सो कॉल्ड एक्स डेबिटो जस्टिशिये कि अगर आपको वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस लग रही है तब ओनली यू कैन कम एंड फाइल अ क्यूरेटिव पिटिशन, अदरवाइज नॉट. एंड व्हेन यू हैव एन एप्रीहेंशन ऑफ बायस and the judgment has adversely affected the petitioner, only then you can come in. Let's look at mercy petition. बड़ा लाइटली इसको करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में नहीं. आर्टिकल 72 ये पावर प्रेसिडेंट को देता है कि वो किन लोगों का कोई कोर्ट मार्शल से या लॉ रिलेटेड टू यूनियन जहाँ पावर है यूनियन की या डेथ सेंटेंस किसी को हुआ है, सो देन द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव्स एंड ऑल दीज थिंग्स. पार्डन में क्या होता है कि ऑफेंडर को कंप्लीट पार्डन कर दिया, जैसे कि उसने ऑफेंस कभी किया ही नहीं था, उसकी कोई पनिशमेंट नहीं बचती. कम्यूटेशन ऑल्सो कैन बी डन जिसमें एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से लाइटर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट मिल जाती है. रेमिशन में सेम फॉर्म ऑफ पनिशमेंट रहता है बट रिड्यूस हो जाता है उसका अमाउंट. Respite means lesser punishment on special grounds may be of a different nature can also be granted. Reprieve means to temporarily suspend the death sentence. मर्सी पिटिशन कौन फाइल कर सकता है? कोई भी जिसको डेथ सेंटेंस मिला है और उसका रिव्यू पिटिशन डिसमिस हो चुका है, तो जो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल होता है ही विल इशू अ नोटिस कि आपकी मर्सी पिटिशन जो है रिजेक्ट हो गई है. सो विद इन 7 days of that notice issued, he has to file to the president the mercy petition and then the president has to take his own decision. That is it for today, guys. Thank you so much. Please like, comment, and subscribe to Capstone IAS Learning. And if you have any doubts, please comment below. Also, the PDF of this file is attached.
Thank you, guys.